चांद जिसे हम बचपन से आसमान पर देखते आ रहे हैं और शायरी में उसे तोड़ के लाने की बातें करते आ रहे हैं, पर क्या आप जानते हैं हम इंसानों ने चांद पर पहला कदम कब और कैसे रखा था? और चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट के साथ ऐसी क्या घटना घटित हुई जिसके कारण उनकी जिंदगी बाल बाल बची थी? दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में चांद पर पहुंचने एवं वहां पहुंचने के बाद उन एस्ट्रोनॉट के सामने अचानक आने वाली ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताएंगे जिससे आज तक सारी दुनिया अनजान है। हम लोगों ने नासा द्वारा चांद के लिए भेजे गए अपोलो 11 यान के पृथ्वी से जाने के वीडियो तो बहुत देखे हैं, जिसे देखकर हमें लगता है कि ये एक आसान और रोमांचक सफर रहा होगा। लेकिन ये सफर कोई आम सफर ना होकर बेहद खतरनाक और जान की बाजी लगाने वाला था, क्योंकि उन एस्ट्रोनॉट्स को नहीं पता था कि जिस दिशा में वो जा रहे हैं वहां से लौट पाना मुमकिन भी है कि नहीं। वैसे तो चांद पर अपने यान भेजने के लिए दुनिया में कई देश अंतरिक्ष में मिशन लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन जब बात चांद और अंतरिक्ष की आती है तो सबसे पहले नाम आता है चांद पर सबसे पहला कदम रखने वाले अमेरिकी एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग का। लेकिन वो चांद पर जाने वाले अकेले इंसान नहीं थे, उनके साथ दो अन्य एस्ट्रोनॉट्स भी चांद पर दुनिया से पहली यात्रा के लिए गए थे। इसमें मिशन कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, चंद्र मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रिन और कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस शामिल थे। हालांकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहला कदम रखने वाले इंसान थे, उसके बाद बज थे। माइकल कॉलिंस वास्तव में कभी भी चंद्रमा पर नहीं चले, बल्कि अपने साथियों के मिशन को पूरा करने की प्रतीक्षा करते हुए चंद्रमा के चारों ओर अकेले उड़ान भरते रहे। ये वही एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्होंने नासा के मिशन अपोलो 11 को चांद पर पहुंचाकर और वहां से लौटकर एक ऐतिहासिक जीत पूरी करी थी और अंतरिक्ष में चांद पर अन्य देशों के लिए जाने का मार्ग खोल लिया था। ये मानव जाति के लिए अपने आप में ही एक बहुत बड़ी सफलता थी। दिन था 16 जुलाई 1969। नासा के हेड ऑफिस में सभी की धड़कन उस समय बहुत तेज थी। जब सुबह के 8:32 पर कैनेडी स्पेस सेंटर अपोलो 11 को लॉन्च करने जा रहा था और तीनों एस्ट्रोनॉट्स की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत हो रही थी। 4 दिन बाद 20 जुलाई 1969 को अपोलो यान चांद की सतह के पास पहुंच चुका था। अब चांद की सतह पर पहुंचने के लिए इन एस्ट्रोनॉट्स को लूनार मॉडल, जिसका नाम ईगल था, उसमें बैठकर चांद की सतह पर उतरना था। आज से लगभग 54 साल पहले इंसान ने चांद पर पहली बार अपना कदम रखा और 24 जुलाई 1969 वो लोग वापस पृथ्वी पर लौट कर आ गए। लेकिन ये सफर इतना आसान और छोटा सा नहीं था। वहां पहुंचते ही इन एस्ट्रोनॉट के साथ परेशानियां और घटनाएं घटित होने लगी। जब नासा स्पेस सेंटर में बैठे लोगों को लग रहा था कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, तब एस्ट्रोनॉट्स के सामने वहां चांद की सतह पर उतरते समय में दिक्कतें आने लगी। उनका ईगल अपने निर्धारित समय से 4 सेकंड आगे चल रहा था, जिसका मतलब यह था कि वो चांद की सतह पर फिक्स टाइम से पहले लैंड करेंगे और जिस वजह से लैंड एरिया से अलग दूसरे एरिया में भी वो ईगल लैंड कर सकता था। ऐसे में वहां चांद पर किसी बड़े हादसे के हो जाने की उम्मीद बढ़ गई थी। दोस्तों, जरा सोचिए, हमारी पृथ्वी से इतनी दूर वो लोग जहां उन्हें पृथ्वी से कोई भी मदद नहीं मिल सकती थी, किस तरह अपने को इस हादसे से बचाने की कोशिश में लगे होंगे। लेकिन ये परेशानी अभी टली नहीं थी कि अंतरिक्ष यान में एक और परेशानी से इन एस्ट्रोनॉट को जूझना पड़ा। वो परेशानी थी अंतरिक्ष यान के कंप्यूटर द्वारा स्क्रीन पर एरर डिस्प्ले करना। अब ये परेशानी क्या थी? असल में अंतरिक्ष यान में अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर का बेहद महत्व था, जिसने अपने स्क्रीन पर एरर कोड 1202 को डिस्प्ले करना शुरू कर दिया था। कंप्यूटर के इस एरर की जानकारी तीनों में से किसी भी एस्ट्रोनॉट के पास नहीं थी। इस मुश्किल घड़ी में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत ही पृथ्वी पर मौजूद नासा के कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी। लेकिन उन्हें वहां से बताया गया कि वो इस तरह के एरर को नजरअंदाज करके अपने मिशन में आगे बढ़ते जाएं। हालांकि बाद में ये बात सामने आई थी कि कंप्यूटर सिस्टम में अधिक रार कमांड आने की वजह से वो ओवरलोड हो चुका था, जिस कारण वो एरर डिस्प्ले कर रहा था। इन दोनों परेशानियों से जूझते हुए नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने बेहद समझदारी शांति से ईगल यान की कमान अपने हाथ में ले ली और स्पेसक्राफ्ट को चांद के ऐसे सुरक्षित एरिया में लैंड कराया जिससे उन सभी एस्ट्रोनॉट की जान बच पाई। भारतीय समय के अनुसार
सुबह 8:26 पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ईगल से बाहर निकलते हैं। उन्होंने कहा कि अब सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हूं। ईगल के पैर 3-4 सेंटीमीटर मिट्टी में धंस गए लगते हैं। चांद की सतह बहुत ही महीन रेत से बनी हुई लगती है, इतनी बारीक है कि पाउडर जैसी दिखती है। उन्होंने कहा कि अब मैं सीढ़ी से अलग हट रहा हूं। इसके साथ ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने इतिहास रच दिया और चांद पर उतरने वाले पहले इंसान बन गए। 20 मिनट बाद एल्ड्रिन भी ईगल से बाहर निकले और चंद्रमा की मिट्टी पर पैर रखे। उन्होंने कहा कि हमने अमेरिकी ध्वज खोला और उसका डंडा मिट्टी में गाड़ा। अब आपको लग रहा होगा कि सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक ऐसा ही उन एस्ट्रोनॉट्स को भी लगा होगा कि वो अपने मिशन में सफल हो चुके हैं। लेकिन चांद की सतह पर कुछ समय रुकने के बाद तथा वहां से चांद के सैंपल अपने साथ लेकर लौटने के समय जो उनके साथ हुआ उसे सुनकर आप घबरा ही जाएंगे। जब उन्होंने अपने स्पेसक्राफ्ट में लौटने की तैयारी करी तब उन्हें मालूम हुआ कि उनके स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल पाइप पूरी तरह बर्फ से जम चुका है। स्पेसक्राफ्ट के चांद की सतह पर लैंड करने के साथ ही उसके फ्यूल पाइप में प्रेशर बढ़ने लगा था और चांद का टेम्परेचर कम होने के कारण स्पेसक्राफ्ट के पाइप में मौजूद नमी धीरे धीरे बर्फ में बदल चुकी थी और फ्यूल पाइप पूरी तरह जम गया था। उधर नासा के वैज्ञानिकों द्वारा भी चांद पर यह कमांड भेजा जा रहा था कि इससे पहले फ्यूल टैंक पूरी तरह जम जाए और वहां ब्लास्ट हो जाए, वो लोग वहां से निकलने की तैयारी करें, क्योंकि यह प्रेशर धीरे धीरे इतना बढ़ चुका था कि कभी भी एयरक्राफ्ट ब्लास्ट हो सकता था। जरा सोचिए, अगर ऐसा हो जाता तो ये लोग कभी भी धरती पर वापस लौट नहीं पाते या फिर हमेशा के लिए चंद्रमा पर ही रह जाते और वहीं पर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेते। हालांकि प्राकृतिक तौर से कुछ समय बाद वहां की बर्फ पिघलने लगी और फ्यूल पाइप का प्रेशर नॉर्मल होने लगा था। लगभग 2.5 घंटे चांद पर घूमने के बाद जब ये लोग स्पेसक्राफ्ट में लौटने के लिए तैयारी कर रहे थे तभी इनके सामने एक और मुसीबत आकर खड़ी हो गई। स्पेसक्राफ्ट में लगे कंट्रोलर में से किसी एक कंट्रोलर का स्विच टूटकर नीचे गिर गया, जिस वजह से स्पेसक्राफ्ट के उस हिस्से में सर्किट ब्रेकडाउन हुआ और उस हिस्से की पावर कट हो चुकी थी। टूटने के बाद स्विच तो एडविन के हाथ लग गया था, लेकिन उसे जोड़ना एक बहुत मुश्किल काम था। एडविन ने इस परेशानी को दूर करने के लिए स्विच को जोड़ने के प्रयास किए, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे थे। कई प्रयास के बाद उन्होंने एक पेन को स्विच के छेद में डाल दिया, जहां से वह स्विच टूटकर गिर गया था। 6 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने इस मुसीबत से छुटकारा पा लिया था। इस परेशानी से निपटने के बाद उन लोगों के प्लान के मुताबिक उन्हें कोलंबिया विमान के द्वारा धरती पर वापस लौटना था, जिसमें 2 मॉडल जुड़े थे। पहला कॉमन मॉडल जिसमें इन तीनों एस्ट्रोनॉट को बैठना था और दूसरा सर्विस मॉड्यूल जिसमें चंद्रमा से इकट्ठे किए गए सैंपल और यान के अन्य सामान थे। उन्हें कोलंबिया को धरती पर आते ही अलग अलग दिशाओं में जाना था ताकि दोनों मॉड्यूल्स का आपस में टकराव ना हो पाए। लेकिन एक बार फिर उनकी किस्मत ने इनका इम्तिहान लिया, क्योंकि ये दोनों मॉड्यूल्स अलग अलग दिशा में जाने के बदले एक के पीछे एक तेज रफ्तार से धरती की ओर बढ़ने लगे थे। इनका एक दूसरे के करीब आ जाना या टकरा जाना एक बड़े हादसे का कारण बन सकता था, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों ही मॉड्यूल्स ने बड़े ही आराम से 24 जुलाई 1969 को प्रशांत महासागर में लैंडिंग की और इस मिशन को कामयाब बनाया। आज भी जब इस अपोलो मिशन की बात होती है तो हम सभी के दिमाग में इन्हीं तीनों एस्ट्रोनॉट्स के नाम सबसे पहले याद आ जाते हैं, जिन्होंने बेहद सावधानी एवं समझदारी के साथ इस मिशन को कामयाबी के शिखर तक पहुंचा दिया था और अपने आने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए अंतरिक्ष के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए थे। लेकिन इन तीनों के अलावा भी इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए न सिर्फ नासा बल्कि दुनिया भर के हजारों साइंटिस्ट ने भी एक अहम भूमिका निभाते हुए अपना योगदान दिया था। तो ये थी दोस्तों नासा के अपोलो 11 की चांद पर जाने की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।